जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हम बात करने वाले हैं आज हमारे टॉपिक उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी हमने एक ऐसे मिनी नोट्स तैयार किया जो आपके सभी टॉपिक को उत्तर प्रदेश के सम्मिलित किए गए हैं, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी या फिर अन्य यूपी की वैकेंसियों के लिए रिवीजन के तौर पर काम आएंगे। यदि यूपी जी के क्वेश्चन आता है तो वैसे यूपी ट्रिपल एस में पता है आपको प्रत्येक एग्जाम में समथिंग 20 नंबर का या 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको विश्वास रहेगा, हमें उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमने यूपी जी के ही समराज किया है तो बिल्कुल मिलने ही चाहिए। तो देखो, इसमें बात करते हैं पहले उत्तर प्रदेश के नाम की। तो उत्तर प्रदेश का देखो, उत्तर प्रदेश का शुरुआत में ही होता है। तो आपको पता है कि हमारे भारत में इसका चौथा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार, और यदि आप इसको जनसंख्या के अनुसार देखोगे तो पहला स्थान आता है ना, ये आप जानते हो। लेकिन इसमें आप इसको कुछ नामकरण भी हुए हैं। तो उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो 1836 के आसपास, यानी इसको 1800 जून 1836 के आसपास जाना जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से, यानी इसको इस समय क्या जाना जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत एवं आगरा एवं अवध का प्रांत कहा गया फरवरी 1870 के आसपास। क्या कहा गया? फरवरी 1870 के आसपास उत्तर पश्चिम एवं आगरा का अवध प्रांत कहा गया। फिर कहा जाता है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का, जो कि आपका 1902 ईस्वी में कहा जाता है। फिर बात आती है, इसको पूर्णतः संयुक्त प्रांत कहा जाता है। राइट, ये कब कहा जाता? तो ये कहा जाता 1937 में, और 37 ईस्वी के बाद पूर्णतः इसको नाम, अपना वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब मिला? तो वह मिलता है इसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब इसके बाद इसके नाम तो इसको मिल गया, पर इसकी राजधानी पर भी अलग, जिस समय जहाँ एरिया रहा उस अकॉर्डिंग राजधानी भी अलग अलग होती रही। तो वर्तमान में इसकी राजधानी तो आपको पता है लखनऊ है। और ये पूर्णतः कब बनी? तो इस पर चलिए आगे बात करते हैं। तो इसकी राजधानी संबंधी जो तथ्य हैं स्पेशल, वो तथ्य हैं कि इसको पहले आगरा की जो राजधानी हुआ करती थी, जो 1836 से 1858 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश की राजधानी जो आगरा कब हुआ करती थी? 1836 से 1858 ईस्वी तक। और जब 1858 ईस्वी में, मतलब ये आपका क्या होता है कि पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम होता है। राइट, स्वतंत्र संग्राम होता है आपका। तो उस स्वतंत्रता संग्राम के बाद इलाहाबाद इसकी राजधानी ट्रांसफ़र हो जाती है 1858 से 1921 ईस्वी तक। फिर एक तरीके से आंशिक रूप से, मतलब एक नॉर्मली कहा जाता है कि लखनऊ भी कुछ दिन के लिए राजधानी होती है 1921 से 1935 ईस्वी तक, और 1935 ईस्वी के बाद पूर्णतः लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लखनऊ आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी? 1921 से 1935 के बीच। और पूर्णतः राजधानी कब रही? 1935 से अब तक। और अभी भी आपको पता है कि लखनऊ राजधानी है और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। अब स्थापना दिवस पर एक तथ्य ये है कि जब इसको 24 जनवरी 1950 को इसका पूर्णतः नाम मिल जाता है, यानी इसको नामकरण होने के बाद इसका पूर्णतः एक राज्य को दर्जा हो जाता है, तो इसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश। और यह 24 जनवरी को 1950 की स्थापना के तौर पर कहा जाता है। और उसी तरह को याद रखते हुए, उस डेट को याद रखते हुए, हमारे उस तत्कालीन जो मतलब मई 2017 के तत्कालीन जो राज्यपाल थे श्री राम नाईक जी, उनके द्वारा इसको उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा जाता है। और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा ये मतलब प्रस्तावित हो जाता है मंत्रिमंडल में। और प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, और अभी आपका आगे आने वाले तो 24 जनवरी को फिर मनाने वाले हैं। ठीक, अब इसमें बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन जो होता है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को होता है। 1956 में कई राज्यों का पुनर्गठन होता है, उसमें से उत्तर प्रदेश में पुनर्गठन भी मनाया जाता है, जिसमें से क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 को पूर्णतः एक उत्तर प्रदेश का निर्माण कर दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, एक बार विभाजन भी होता है उत्तर प्रदेश का। और वह विभाजन किस तौर पर होता है? तो वह होता है 13 जिलों को काट करके, यानी पृथक करके, अलग करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। ठीक, ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तर में है उत्तराखंड। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और भी तथ्य हैं। जैसे आपको यहाँ से इसको देखेंगे आप, ये साइड, और इसका जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 240 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। और इसका जो दक्षिण से पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम के बीच की जो लंबाई है, इस साइड पश्चिम और पूर्व के बीच की लंबाई क्या है? तो वो 650 किलोमीटर हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ विशेष आती है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है तो आपका स्क्वायर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब वर्ग किलोमीटर सॉरी। तो क्या हो जाएगा? 24 लाख, यानी क्या होगा? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाता है।
अब इसमें एक विशेष चीज़ आती है कि भारत की कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 7.33% है। कितना है, 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान है, चौथे स्थान है, अभी आपको बताया था चौथे स्थान है। पहला किसका है, राजस्थान का है। ठीक, फिर किसका आता है आपका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। राइट। इसके बाद आते हैं उत्तरी अक्षांश में। तो उत्तरी अक्षांश में उत्तर प्रदेश का क्या है स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर में बात करें तो ये 77 डिग्री से 05 मिनट से और 84 डिग्री 39 मिनट तक है। ठीक, इसमें यदि नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो नगरीय क्षेत्रफल इसका क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 7,562.29 किलोमीटर है। और यहाँ पे आप इसकी यदि बात करोगे ग्रामीण क्षेत्रफल की, तो ग्रामीण क्षेत्रफल 2,33,365.71 किलोमीटर स्क्वायर ग्रामीण क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये एक आंकड़े हैं और हमें एग्जाम के परिपेक्ष में अभी जो आपका एक एग्जाम हुआ था अभी टेक्नीशियन, उसके अकॉर्डिंग हमने इस पर ध्यान रख के नोट्स रिवाइज किया और बनाया है। जो आपके ऑडिटर जो 5 अभी जनवरी में होने वाला 5 तारीख के आसपास, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे होने वाले बीपीओ भी और आपका यूपीएससी की जैसे जूनियर असिस्टेंट आगता वगैरह इन परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे में कुछ तथ्यों पर और चर्चा करते हैं कि आपके नदियों के किनारे बसे नगर, कुछ एक विशेष पॉइंट आता है ये वाला, ये विशेष पॉइंट आपका आ जाता है। ये विशेष पॉइंट क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के वो विशेष, जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हो गई गंगा, यमुना, हिंडन, गोमती, सोन और केन, ये सभी नदियाँ हो गई ना उत्तर प्रदेश की, उनके किनारे कुछ विशेष शहरों के बारे में पूछ लेता है। निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सा नहीं बसा है, कौन सा शहर बसा है उसको सम्मिलित करें, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चीज़ हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें बात करते हैं कि आपका पहला एक आता है बुलंदशहर। तो बुलंदशहर यानी गंगा नदी किनारे कौन कौन से बसे हुए हैं, तो पहले बुलंदशहर आता है जो नगौरा, अनूप शहर के नाम से भी कहीं कहीं नाम लिखा रहता है, तो ये कन्फ्यूजन होना। बुलंदशहर के अंदर आते हैं आपका नरोरा और आपका अनूप शहर। फिर आपका एक सैदपुर आता है जो गाजीपुर में, आपका शेरपुर हो गया बलिया, सिरसा हो गया प्रयागराज, हस्तिनापुर हो गया मेरठ, श्रृंगेरपुरम हो गया प्रयागराज, कालांकर हो गया प्रतापगढ़, बक्सर हो गया उन्नाव, गढ़मुक्तेश्वर हो गया हापुड़। ऐसे मतलब हापुड़ भी दे सकते हैं या फिर सीधा गढ़मुक्तेश्वर दे दे, तो मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना। वे शहर जो मतलब महत्वपूर्ण है उनको हमने यहाँ पे सम्मिलित करने का प्रयास किया है। अब आगे बात करते कालांकन में, जैसे हो गए तो बता चुके थे यहाँ पे फतेहगढ़ हो गया, बिठूर हो गया, चकेरी हो गया, कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया और मऊ हो गया, वाराणसी हो गया। तो ये गंगा नदी किनारे प्रमुख शहरों के बारे में चर्चा की गई जो महत्वपूर्ण ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की है। अब आगे बात करते हैं कि हमारी यमुना नदी के किनारे, तो यमुना नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो पहला आपका वृंदावन हो जाता, मथुरा हो जाता, आगरा हो जाता। और ताज, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है ताजमहल किस नदी किनारे बसा हुआ है, मतलब बना हुआ है, बसा क्या होगा, बना है। तो ताजमहल स्मारक जो है यमुना नदी किनारे है ना, तो क्वेश्चन पूछता है। इटावा हो गया, कालपी हो गया जिसको जौलौन के नाम से जानते हैं, बागपत हो गया, कौशाम्बी, हमीरपुर, बटेश्वर और प्रयागराज। ठीक, ये चीज़ें याद रखनी, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया। बटेश्वर यानी आपको पता है ना बटेश्वर क्या है, जहाँ पे क्या होता है जानवरों का मेला लगता है, पशु मेला लगता है बटेश्वर में। तो वहाँ पे बटेश्वर आपका किस नदी किनारे बसे हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ ले आपको समझना है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ और भी नदियाँ, जैसे हिंडा नदी हो गया, गोमती नदी हो गया, केन, बागेन, ये सभी नदियों के बारे में यहाँ पे और चर्चा करते हैं। जैसे आपका हिंडा नदी, तो हिंडा नदी किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हैं, तो 3 शहर हैं। और ये अक्सर पूछा जाता है नोएडा किस नदी किनारे बसा, तो हिंडा नदी कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है औद्योगिक नगर गाजियाबाद भी हो गया, नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, ये सभी चीज़ें क्या हो गई, हिंडा नदी किनारे हो गए। फिर आपके आते गोमती, तो अभी बताया लखनऊ आपका गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, मिसिक हो गया, खीरी, लखीमपुर खीरी जिसे कहते हैं आप लोग। अगला भी आता रामगंगा, तो रामगंगा नदी किनारे बसा है। रामगंगा नदी किनारे यदि बात करें तो क्या बसा हुआ, हरदोई हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, बिजनौर हो गया, सहारनपुर हो गया, ये सब चीज़ें किसके नदी किनारे, रामगंगा नदी किनारे हो जाती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं राप्ती नदी की, तो राप्ती नदी किनारे आपका देखो गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया, श्रावस्ती हो गया, तो राप्ती नदी किनारे बसे हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं सरयू नदी की जो है ना, उसके किनारे आप अयोध्या के हमेशा चर्चा में रहा है, तो अयोध्या भी पूछा जा सकता है। तो सरयू नदी किनारे कौन बसा, अयोध्या, यहाँ पे भी राम मंदिर बना हुआ है। बरहा जयंती देवरिया जिस नाम से जानते हैं, सीतापुर हो गया, बहलगंज हो गया। ठीक, बड़हलगंज, ये आपको याद रखना है। फिर आपके आते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी तो सभी को पता है, गाना सुनते होंगे चित्रकूट मंदाकिनी नदी, ये आपको ये बहुत नॉर्मल याद होगा। बेतवा हो गया, तो बेतवा आपका हमीरपुर हो गया, सोन हो गया, सोनभद्र नदी, केन हो बांदा, मतलब केन किनारे तो बांदा ही बसा है ना, जब कैमूर की खालिश निकलती है आपकी मध्य प्रदेश में। फिर सई हो गया, सई से मतलब प्रतापगढ़
और काली नदी। तो काली आपके हो गया कासगंज। ठीक, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आपको, जो आपके शहर, जो ऐसे शहर हैं जो नदी किनारे बसे हुए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपका पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर आप प्रेस जी के, जैसे आपको लिखा ना प्रेस जी के करके आप डाल देंगे तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बेहतरीन नोट्स भी, मिनी बुक्स भी काफ़ी सारी मिलती रहती हैं, आपको समय समय पर डाली जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपका यहाँ पर कुछ और भी तथ्य हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश का नक्शा हो गया ना, उत्तर प्रदेश का नक्शा देख पा रहे हैं आप क्या? उत्तर प्रदेश का नक्शा तो आपका सिंपल सा है कि आपका ये एरिया हो गया, यहाँ पे एक कानपुर हो गया, ये साइड क्या हो जाता है आपका बलिया हो जाता, बस शामली जनपद हो जाता ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर साइड ये आप बात करते हैं तो ऊपर साइड क्या हो जाता हमारा, ये उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश का ऊपरी पॉइंट हो जाता सहारनपुर, दक्षिणी पॉइंट हो जाता सोनभद्र, और ये आपका बलिया हो जाता पूर्वी पॉइंट, और यहाँ शामली हो जाता है आपका कौन सा पॉइंट हो जाता है, तो ये हो जाता है पश्चिमी पॉइंट। अब उत्तर प्रदेश के कुछ पॉइंट है, उन्हीं के आधार पर जैसे आप देखो ना, पश्चिम में शामली, पूरब में बलिया, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। तो सहारनपुर से कौन कौन से लगते हैं, तो आपको सहारनपुर से यदि देखेंगे ना हम, तो सहारनपुर से हमारे कौन कौन से लग रहे हैं, यदि आप यहाँ पे चर्चा करें, यहाँ पे देखें यदि, तो सहारनपुर से हमारे लग रहे हैं यहाँ पे हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो यानी क्वेश्चन पूछता है कि सहारनपुर से कितने राज्यों की सीमा लगती है, सहारनपुर जिले से कितने राज्यों की सीमा टच करती है, तो आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 3 हो गए ना। तो ये आपको याद रखना, कितने हो गए आपके, 3 हो गए। ठीक, अब आप यदि बात करते हैं कि दक्षिण में सोनभद्र से कितने लगते हैं, तो सोनभद्र से आपका क्या लगता है, 4 राज्य लगते हैं। कितने लगते हैं, 4। ठीक, कौन कौन से, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, और मतलब उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाला राज्य जो है वो कौन सा है, एमपी है, जिसे हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, जैसे आपका न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा, तो मथुरा है। मतलब सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा से होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो और एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, इस साइड जो एरिया पड़ता है ना आपका, ये वाला यहाँ पे आपको क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है। तो यहाँ से नेपाल से भी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। किससे, ये लगती है आपकी उत्तर प्रदेश से, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कितने जिले टच करते हैं तो आपको बताना है, तो कितनी करती हैं आपको बताना है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला हो गया, आपसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है, गोरखपुर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यहाँ पे गोरखपुर हो जाता है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। तो सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। किससे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। अब आगे यहाँ पे आता है कि सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जिला की बात करते हैं तो कौन सा हो जाता है, लखनऊ हो जाता है। सबसे बड़ा शहरी क्षेत्रफल वाला जिला लखनऊ हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे बात करते हैं सबसे छोटा शहरी क्षेत्र वाला जिला, तो क्या, श्रावस्ती। सबसे छोटा शहरी क्षेत्र वाला जिला श्रावस्ती हो गया। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे लगते हैं, नेपाल से लगते हैं, भी बताया आपको। ठीक, आगे चर्चा करते हैं कुछ और तथ्यों की, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश से लगे राज्य और यूपी के जिले। तो उत्तर प्रदेश राज्य की यदि बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से कितने, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 1 यूटी और 1 आपका, और 8 राज्य लगते हैं। 8 स्टेट और 1 यूटी आपके उत्तर प्रदेश से सीमा टच करती है। तो यूटी कौन सी, आपको दिल्ली पता है ना। सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, तो मध्य प्रदेश से लगती है। 11 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले, 11 जिलों से लगती है उत्तर प्रदेश के। ठीक, तो ये आपको याद रहे। ओके, आगे बात करते हैं सबसे कम सीमा किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश से। क्या, सहारनपुर लगता है आपका हिमाचल प्रदेश से। अब बात करते हैं राज्य में, जैसे आपका झारखंड होगा, झारखंड से सोनभद्र की सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र की लगती है। राजस्थान से आगरा और मथुरा की लगती है। हरियाणा से बात करते हैं तो बागपत और शामली सहारनपुर की लगती है ना। गौतम बुद्ध नगर आपके नोएडा और मथुरा और अलीगढ़ से हरियाणा की, इतनी चीज़ों की सीमा लगती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे आपका कि हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लगती हुई बताया आपको। ठीक, अब उत्तराखंड से बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत। तो उत्तराखंड से कितने जिले लगने हैं, एक आपका क्या हो गया यहाँ पे अकाउंट रखना, मुजफ्फर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले उत्तराखंड सीमा साझा करती है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत। अब अगला बात करते हैं यहाँ पे बिहार की। तो बिहार की सीमा जो किससे लगती है, तो लगती है सोनभद्र से। किस लगती है, सोनभद्र से लगती है, बलिया से लगती है, देवरिया से लगती है, गाजीपुर से लगती है, कुछ लगती है, चंदौली, महाराजगंज, ये भी 7 जिलों से लगती है। ठीक, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 11 जिलों से लगती है, जो आपके क्या हो गया, आगरा, ललितपुर, महोबा, झांसी, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक, ये कुछ विशेष पॉइंट थे। और यूटी आपको बताया दिल्ली से लगती है। और कुछ अन्य तथ्य आ जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से पूछ लेता है
कि तीन तरफ से एमपी से घिरा यूपी का जिला कौन सा है? ललितपुर है। केवल झांसी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से, नहीं तो पूरा अंदर एमपी में घुसा हुआ है। ठीक। ज़्यादा क्षेत्रफल वाले 5 यूपी के जिले कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खीरी। फिर उससे कम किसका है? सोनभद्र का, जो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र आता है। फिर आपका तीसरा हरदोई है। फिर चौथा आपका सीतापुर। पाँचवां प्रयागराज हो जाता है। कम क्षेत्रफल वाले यूपी के 5 जिलों की बात करें तो सबसे कम हापुड़ की, जो, और फिर दूसरा गाजियाबाद, फिर तीसरा भदोही, फिर चौथा शामली और पांचवा गौतम बुद्ध नगर हो जाता है। आगे बात करते हैं कि सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला, नहीं, सबसे ज़्यादा का हो, यानी अधिक क्या होगा? अधिक, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद। सबसे छोटे शहरी सबसे छोटे, सबसे बड़े मतलब कहो, यानी अधिक, सबसे छोटे शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा? श्रावस्ती। ठीक। कुछ और तथ्य जैसे कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना हो जाता है? 912। यानी 912 कैसे आपको? तो देखो, 912 1000 पुरुषों में 912 लड़की, यानी ये होता है लिंगानुपात। ठीक। आगे बात करते हैं यूपी की साक्षरता। तो यूपी की साक्षरता दर की बात करें तो 67.7% है। कितनी है? तो 67.7% यूपी की साक्षरता दर है। ठीक। आगे बात करते हैं कि यूपी में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये क्या है? कुल है टोटल 67.7, और 77.3% यूपी में पुरुष साक्षरता यानी मेल। और महिला की बात करें, फीमेल की, तो वो 57.2% है। 57.2% है। ठीक। आगे बात करते हैं कि राजकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए यूपी में आरक्षण कितना है? तो कितना दिया गया? 33%। ये तो आपको नॉर्मल चीज़ें हैं। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? प्रथम स्थान है। और क्षेत्रफल में चौथा, जो आपका पहले राजस्थान बड़ा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ये चौथा स्थान। इस प्रकार से पहला मतलब भारत में देखा जाए राजस्थान, फिर दूसरा आपका मध्य प्रदेश का आता, तीसरा महाराष्ट्र का आता, चौथा उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक। आगे बात करते हैं, आगे कुछ तथ्य जैसे कि उत्तर प्रदेश के मंडल। तो मंडल हमारे यहाँ कितने हैं? तो मंडलों की संख्या हमारे यहाँ 18 है। यूपी में कितने हैं मंडल? तो यूपी 18 मंडलों की बात करें तो 18 है। सबसे बड़े मंडल की बात करें तो कानपुर और लखनऊ और मेरठ है, जहाँ पे 6 जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़े मंडल कौन से हैं? तो सबसे बड़े मंडल की यदि हम बात करते हैं तो हमारे बड़े मंडल आ जाते हैं लखनऊ, कानपुर और मेरठ, सबसे बड़े मंडल आ जाते हैं, जहाँ पे कितने कितने ज़िले हैं? तो 6 जिले हैं। ठीक। अब आगे बात करते हैं सबसे मंडल जो नहीं, ऐसे मंडल, छोटे मंडल, यहाँ पे छोटा लिखने ही बोल गया लगता है, छोटे मंडल। तो क्या है आपका सबसे छोटे मंडल, यानी स्मॉल की बात कर रहा है ना। तो स्मॉल मंडल यानी छोटे मंडल की बात करें तो उसमें मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी एवं सहारनपुर है, जहाँ पे केवल 3 जिले शामिल हैं। तो जहाँ मंडल में वैसे 4 जिले कॉमन रहते हैं, लेकिन इनमें क्या है 3 जिले हैं। और मेरठ में और लखनऊ और कानपुर में 6 जिले हैं। तो ये सबसे बड़े 3, सबसे छोटे ये हो गए जिनमें 3 जिले शामिल हैं। अब बात करते हैं 18वां मंडल कौन सा बना? तो 18वां मंडल हमारा बनता है अलीगढ़। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। तो यहाँ पे एक मैपिंग के तरीके से आपको माइंड मैप बताया गया ताकि आपको याद रहे। यदि आप नक्शा देखो तो एक सिंपल तरीका बताया गया है। यहाँ पे एक सहारनपुर का मंडल क्या है? ये एरिया, जहाँ पे सहारनपुर का एरिया मंडल हो जाता है। फिर मुरादाबाद मंडल हो गया, बरेली मंडल हो गया, लखनऊ मंडल हो गया, देवीपाटन मंडल हो गया, बस्ती मंडल हो गया, गोरखपुर मंडल हो गया, मेरठ मंडल हो गया। ऐसे आपका अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, कानपुर मंडल हो गया, फैजाबाद मंडल हो गया, आजमगढ़ मंडल हो गया, झांसी मंडल हो गया, चित्रकूट मंडल हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज मंडल हो गया और वाराणसी मंडल हो गया, मिर्ज़ापुर मंडल हो गया। ये 18 मंडल है जो आपके एक पूरे यूपी के मैप में प्रदर्शित किए गए हैं, एक क्लासिफाइड करके। ठीक। आगे बात करते हैं यूपी की कृषि पर चर्चा करते हैं, कुछ अन्य तथ्य जैसे यूपी की कृषि। तो यूपी कृषि पर हम बात करेंगे, यानी कृषि एवं सिंचाई हो गया, पशुपालन हो गया, 3 चीज़ें हो जाती ना, तीनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक। जैसे आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या आप देखेंगे औसत जोत का आकार कितना है? कैसी गणना 2010-11 के अनुसार ये बात किया तो 0.76 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में। ये आपको पॉइंट याद रखने, 0.76 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? तो 8 हैं। फसल की गहनता की बात करें तो 165.5% 2022-23 के अनुसार फसल की गहनता है। और क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 17,000, या फिर आप कहो ना तो 17,89,000 हेक्टेयर है। ठीक। 17,89,000 हेक्टेयर क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल है। क्रियाशील जोतों की संख्या कितनी है? तो आपका ये पूरी जितनी आपकी आ रही है ना, ये पूरी संख्या कितनी है? क्रियाशील जोतों की संख्या है। ठीक। आगे बात करें आपको यहाँ पे भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत? 15% भूमि यूपी में उपलब्ध है। यानी भारत में कृषि योग्य जो कुल भूमि है वो कितनी है? भारत की कुल भूमि की बात करें तो 15% कृषि भूमि यूपी में भारत की उपलब्ध है। इतना एरिया यूपी के अंदर
यानी कवर होता है। आगे बात करते हैं कुछ और तथ्यों की, जैसे राज्य में की सर्व प्रमुख फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की सर्व प्रमुख फसल की बात करते हैं तो कौन सी, गेहूँ। सर्व प्रमुख फसल कौन सी है, तो गेहूं है। ठीक, ये आपके जो सर्वाधिक उत्पादकता गंगा आगरा दोआब में होता, शायद पूछ रहे थे इसलिए इसको भी मेंशन किया गया है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन है, जिसको व्यापारी फसल हम लोग कहते हैं ना, वो गन्ना है। कौन सी है, गन्ना है। मेरठ का गन्ना बहुत अच्छा माना जाता है, याद है कि उत्तर पूछे कि कहाँ गन्ना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो मेरठ का गन्ना। अफीम की सबसे बड़ा कारखाना कौन सा था, एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में है। और यूपी में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी में होता है। ये मतलब एक आंकड़ों के आधार आप देखेंगे तो बाराबंकी हमेशा उत्तर में रहता है। यूपी में अफीम उत्पादन अन्य जगह जैसे बंदेयू, बरेली, शाहजहाँपुर, तो कुछ जगह और भी हैं जहाँ पे अफीम उत्पादन होता है, जैसे बदायूं हो गया, बरेली हो गया, शाहजहाँपुर हो गया। ठीक, कुछ और तथ्यों की बात करते हैं कि जैसे आपका कुछ मात्रा में यूपी में जूट की खेती भी की जाती है, जो गोरखपुर, देवरिया और कानपुर समेत एरियो में जूट की खेती होती है। यदि बात करें कि परत अपरदन, जो परत अपरदन जो होता है कि कृषि में होता है तो किसानों की मौत कहा जाता है परत अपरदन को। वायु अपरदन से प्रभावित जिले यदि बात करें तो मथुरा और आगरा है। तो उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से प्रभावित जिले जो आते हैं तो वो कौन सा आते हैं, मथुरा और आगरा, जहाँ पे रेता उड़ के आ जाता है राजस्थान से, दिक्कत देता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे किसान मित्र योजना। तो किसान मित्र योजना कब लागू हुई थी, 18 जून 2021 को लागू हुई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया तो शायद पूछ ले, तो 18 जून 2021 को किसान मित्र योजना आई थी, एग्रीकल्चर इन यूपी। और किसान वही योजना की बात करें तो ये 1992 ईस्वी से आती है। और किसान वृद्धा पेंशन योजना जो 60-65 वर्ष की उम्र के आसपास से, मतलब रहता है ना 60 वर्षों में के आसपास, यानी 2 अक्टूबर 2003 से, 2 अक्टूबर 2003 से शुरू होती है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना की बात करें तो सितंबर 2004 से 12 से 17 वर्ष आयु के लोगों के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना चालू की जाती है, सितंबर 2004 से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो 1998-99 में आती है। और जीवन ज्योति योजना की बात करते हैं तो अक्टूबर 2008 में उत्तर प्रदेश में आती है। ठीक, आगे बात करेंगे यूपी चकबंदी योजना की बात करें तो यूपी चकबंदी योजना 1954 से लागू हुई थी। किसान रथ योजना की बात करें तो 2010-2011 से शुरू होती है। ई जिला परियोजना की बात करें तो 2009 से शुरू होती है ई जिला परियोजना। ठीक, आगे बात करते हैं यूपी का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 144.16 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वह कुल सिंचित है। और विभिन्न स्रोतों सिंचाई की बात करते हैं तो 2020-21 के अनुसार यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल सिंचाई होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में किससे होती है, तो किससे होती है, ट्यूबवेल से होती है, 73.4%। दूसरे में आता नहर, तो पहला आपका क्या हो गया, ट्यूबवेल, दूसरा आपका हो गया नहर, तीसरा हो गया आपका कुआं, चौथा हो गया आपका टैंक और पांचवें में अन्न आ जाता है। तो दूसरे में क्या होता है, नहर 15.1%, कुआं 8.6%, टैंक, झील और तालाब 0.6%, और अन्य की बात करें 2.3% में आ जाते हैं। तो यूपी में नहरों की कुल लंबाई बात करें तो आपका यहाँ पे देखेंगे तो 73,996.74 किलोमीटर यूपी में नहरों की कुल लंबाई है, जो मतलब 2023-22 से 24 के बीच के आंकड़ों की बात करें 73,996.34 किलोमीटर। ठीक, सबसे बड़ी नहर प्रणाली कितनी कौन सी है, तो हमारे भारत के मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, तो वैसे तो स्वच्छ नहर, इंद्र नहर जिसके बोलते हैं ना, इंदिरा नहर सॉरी, तो बात को जाती है जो यूपी में शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है। और राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर 1830 ईस्वी के आसपास की राज्य की उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ठीक, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। और सर्वाधिक भूमिगत जिले का मतलब भूमिगत जल का उपयोग कौन सा जिला करता है, तो वो क्या होता है आपका आगरा। देश में नलकूपों के द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ सा, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचित होता है क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में। देश में पूरे भारत की बात कर रहे हैं। प्रदेश में सर्वाधिक नहरों की लंबाई वाला जिला जो है रायबरेली है। शायद क्वेश्चन पूछने से मेंशन किया गया है क्योंकि अभी तक शायद पूछा नहीं गया, लेकिन शायद पूछ सकता है कि बरेली मतलब प्रदेश में सर्वाधिक नहरों वाला मतलब नहरों की जहाँ लंबाई है वही उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, तो रायबरेली है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना है, यह आपको याद रखना कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर परियोजना सिंचाई परियोजना। यूपी में भूगर्भ दिवस कब मनाया जाता है, 10 जून को मनाया जाता है। यूपी में भूगर्भ दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 जून को मनाया जाता है। यूपी में भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई तक मनाया जाता है। तो यूपी में जो है भूजल सप्ताह कब से मनाया जाता है, 16 जुलाई से 16 से 22 जुलाई के बीच मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि दुग्ध उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में वैसे आप जानते हैं पहला स्थान है, तो यूपी में हिस्सेदारी जो 15.70% है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। और राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन जो होता है दूध होता है 456
26 ग्राम होता 2023 और 24 के अनुसार, अभी चेंज भी हो सकता है, ये आंकड़ा होता है, हर साल बदलते रहते हैं। प्रथम नियमित दुग्ध संघ जो है 1938 में लखनऊ में स्थापित किया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में की जाती है। यूपी में दुग्ध समितियां जो हैं 8,049 हैं, जो 20वीं पशुधन गणना के अनुसार यदि बात करें तो कुल पशुधन जो है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 680 लाख है। यूपी में कुल मत्स्य उत्पादन 6,987 क्विंटल है, जो उत्तर प्रदेश में मतलब भारत में पहला स्थान रखता है। ठीक। राज्य में दुग्ध परिषद की स्थापना की बात करें तो राज्य में दुग्ध परिषद की यदि अब बात करते हैं तो कितने 1976 में स्थापना हुई थी राज्य में दुग्ध परिषद की। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 ईस्वी में होती है। कामधेनु योजना आती है 5 मार्च 2014 को। कब आती है? 5 मार्च 2014 को आती है। पशु चारा बैंक भरारी झांसी में है। कहाँ पर? भरारी झांसी में है। देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 था, अगले पार्ट में पढ़ेंगे मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद और भी आगे कुछ पॉइंट। आपने जिसने PDF मिल गई होगी सभी को, तो आपने जरूर PDF रीड किया होगा। एक रिवीजन है, आपके एग्जाम में बूस्टर के तरह काम करेगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।